बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज हैं और प्रोटीन के जानदारों की बॉडी में कौन कौन से अफ़ाल हैं, कौन कौन से फंक्शंस सर अंजाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन के सबसे बेहतरीन सोर्सेज मटन, चिकन, बीफ यानी मीट है। चिकन है, मटन है, बीफ है, उसके अलावा एग्स, फिश, ये वो ज़राए हैं, इनको एनिमल सोर्स कहते हैं, यानी ये हैवानी ज़राए हैं जिनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम नबाताती ज़राए की बात करें, यानी हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर जो अ, दालें आ जाती हैं वो प्रोटीन की सोर्सेज है, बेहतरीन सोर्सेज हैं। बीन प्लांट्स यानी जो फलियां होती हैं, जो दालें होती हैं, ये भी प्रोटीन के बेहतरीन सोर्सेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। अगर फंक्शंस की बात करें, प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि तमाम जानदारों के, स्पेशली जानवर, जो जानवर हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं आउटर बाउंड्री को, यानी कि ये जो सेल की सबसे आउटर वॉल होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो इसके अंदर लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है, यानी कि लिपिड की दोहरी लेयर मौजूद होती है, डबल लेयर होती है, और उसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, some proteins जैसे कि collagen and keratin make whole structure of cartilage, hairs and nails, यानी कि ये जो प्रोटीन है कोलेजन, ये मौजूद होती है कार्टिलेज के अंदर, बोन्स के अंदर मौजूद होती है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, और जो हमारी बोन्स होती हैं, बेसिकली जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, यानी सॉफ्ट बोन है, जबकि जो हमारी दूसरी बोन्स होती हैं जो हार्ड होती हैं, वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, उनके अंदर भी कोलेजन मौजूद होता है। उनके अंदर स्पेसीज होती हैं जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये स्टूडेंट्स, कार्टिलेज एक नरम हड्डी होती है जो हमारे जो जोड़ होते हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के किनारों पर मौजूद होती हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इसी तरीके से हमारी जो ट्रेकिया है वहाँ पे भी मौजूद है। हमारा जो एयर पिन्ना है इसमें भी कार्टिलेज मौजूद होता है। हमारी जो नोज़ की टिप है यहाँ भी कार्टिलेज मौजूद होता है। जे स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो प्रोटीन है केराटिन, ये हमारे नाखूनों में मौजूद होती है, हमारे जो बाल हैं बालों में मौजूद होती है, यानी कि बालों का जो होल स्ट्रक्चर है वो केराटिन से बना हुआ होता है। जो नाखून है इनका जो होल स्ट्रक्चर है वो केराटिन से बना हुआ होता है। बेसिकली हमारे जो बाल होते हैं ये डेड प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन जो केराटिन प्रोटीन है जब ये बालों को बनाती है तो उसके बाद ये डेड डेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बाल कटवाते हैं, नाखूनों को तराशते हैं, तो कोई पेन नहीं होती क्योंकि ये डेड प्रोटीन होती है, ये बाद में डेड बन जाते हैं। Yes friends, some proteins are hormones. Hormones basically हमारी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तमाम ग्लैंड्स का जो सिस्टम होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं।
उन सिक्रीशंस को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। जिस तरह हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज और अमाइलेज, जो कि खुराक की डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो पेंक्रियाज है, ये हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के हाई लेवल को नॉर्मल लेवल पर लेके आना, यानी उसको डिक्रीज करके नॉर्मल लिमिट तक सेट करना, उसको बैलेंस में रखना। इसी तरीके से ग्लूकागोन का काम होता है लो ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल यानी बढ़ाकर नॉर्मल तक ले आना। दिस फ्रेंड्स, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे बहुत से बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, यानी बाकायदा बनाते हैं। जिस तरह ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको नॉर्मल कर दिया, और इसी तरीके से जब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लूकागोन उसको बढ़ाकर नॉर्मल नॉर्मल लेवल तक ले आता है। इसी तरीके से एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब हमारे बॉडी के अंदर कई प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एंजाइम के तौर पर वर्क करती हैं, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस स्टूडेंट्स इनके अंदर हज़ारों अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, चेन्स बनाते हैं, वो चेन्स आपस में क्वाइल होती हैं कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट चेन्स बनती हैं, फिर वो चेन्स फोल्ड होती हैं, फोल्ड होते हुए अल्फा चेन्स बनाती हैं, फिर बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत से अहम काम सर अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे खुराक की डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स बेसिकली कैटलिस्ट के तौर पर यानी बायो कैटलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। अब बायो कैटलिस्ट किन्हें कहते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कैटलिस्ट किसे कहते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, यानी उसकी स्पीड को तेज कर देता है। तो एंजाइम्स जो हैं ये बायो कैटलिस्ट हैं, यानी कि ये जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कैटलिस्ट हैं, इसीलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से एक जो रिएक्शन है वो हज़ारों गुना तेज हो जाता है विदाउट एंजाइम्स की प्रेजेंस के जो रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि एंजाइम की मौजूदगी की वजह से जो रिएक्शन है वो हज़ारों गुना तेज हो जाता है बनिस्बत उस रिएक्शन के जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, यानी कि ये रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो एक रिएक्शन को प्रोसीड होने में बहुत लंबा अरसा लग जाए। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर इस प्रोटीन का काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवा लेना। जब ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर तो यही प्रोटीन ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक और टिश्यूज से फिर एक एक सेल तक पहुंचाती है, यानी कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर हर टिश्यू तक, हर सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन प्रोटीन का होता है। ये स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो हमारे मसल्स का मेजर कंपोनेंट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी किस्म के मसल्स हैं, चाहे कार्डियक मसल्स हैं, चाहे स्केलेटल मसल्स हैं, चाहे स्मूथ मसल्स हैं, जितनी भी किस्म के मसल्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इनका क्या किरदार है? बेसिकली जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं उसकी वजह से मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर मूव कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बॉडी पार्ट्स की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो वो मसल्स की मूवमेंट की वजह से है, यानी कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उससे बॉडी पार्ट्स की पोजीशन चेंज होती है और पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकता है। जस्ट फ्रेंड्स, इसी तरीके से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है। अब फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का काम क्या है? जस्ट फ्रेंड्स, जब भी कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से खराशें लग जाती हैं, चोटें लग जाती हैं या कोई बड़ा जख्म हो जाता है, तो उस सूरत में जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है वो एक्टिव हो जाती है। इस प्रोटीन का काम होता है जाल बुनना। जब ये जाल बुनती है जख्म के मुंह पर तो वो जो जाल है वो इतना कम्प्लेक्स होता है, इतना ज़्यादा डेंस होता है
कि उसके अंदर से रेड ब्लड सेल्स पास नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स वहाँ पर आकर फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता। यानी कि जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ये वाउंड को यानी जख्म को हील करने में हेल्प करती है, ब्लड लॉस से बचाती है। इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है कि ये हमें प्रिवेंट ब्लड लॉस यानी खून के ज़्यादा से बचाती है। अगर कोई ज़ख्म लग गया है, अगर ज़ख्म हील ना हो तो खून तो कंटिन्यूसली बहता रहेगा। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जैसे ही एक्टिव होती है, ये ज़ख्म के मुंह पर जाल बुनना शुरू कर देती है, यानी जाल की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से खून का जो लॉस है वो ख़त्म हो जाता है, यानी खून बहना बंद हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज भी खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। अब इनके ऊपर एंटीबॉडीज मौजूद हैं इस तरीके से। ये रेड रेड ब्लड सेल है, जबकि ये एंटीबॉडीज है। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी कि ये हमारे बॉडी के डिफेंस में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी बॉडी को जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं लाइक बैक्टीरियाज जो होते हैं या दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फ़ौरन से एक्टिव होती हैं और उन फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती हैं, एज अ एनिमी उनकी शनाख्त करती हैं, दुश्मन के तौर पर उनकी शनाख्त करती हैं और उनके ऊपर अटैक कर देती हैं और हमारी बॉडी को किसी भी ख़तरे से या किसी भी बीमारी से महफूज रखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन के ज़रिए इंटर हो जाता है या किसी भी तरीके से हवा के ज़रिए सांस के ज़रिए इंटर हो जाता है, तो हमारे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फ़ौरन से एक्टिव होती हैं और उस वायरस या उस बैक्टीरिया की शनाख्त करती हैं, उसके साथ बाइंड करती हैं और उसको किल करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली किल करने का काम वाइट ब्लड सेल्स का होता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि एंटीबॉडीज़ उनकी शनाख्त करती हैं और वाइट ब्लड सेल्स को पैगाम भेजती हैं। वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।